नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप हमेशा नए और ज्ञानवर्धक विषयों, मेरी ऑडियो स्टोरीज, वार्तालाप और मेरी फिल्मों से ज्ञान और आनंद लेते रहें। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इस धरती के अलावा दूसरे जगत के वजूद की और इस बात की, क्या हमारी पृथ्वी जैसे कोई दूसरे ग्रह या संसार भी हो सकते हैं, और अगर हाँ तो क्या वहाँ से कोई एलियंस कभी हमारी इस धरती पर आया है या आगे कभी आ सकता है, या कभी हम भी इस लायक बन सकते हैं कि हम उन एलियंस की धरती की सैर कर पाएं। हमारी यह धरती करीब 454 करोड़ साल पुरानी है, जिसका निर्माण धूल और गैस के बादलों से हुआ था और करोड़ों साल लग गए थे इसे अपने स्थल पर जीव और मानव सभ्यता को विकसित करने में। इस धरती जिसे हम अर्थ, पृथ्वी या भूमंडल आदि नाम से भी जानते हैं, उस पर मानव रूप जो होमोसेपियंस के नाम से जाना जाता है, वह करीब 2.5 से 3 लाख साल पहले संघर्ष करता हुआ अपने अस्तित्व में आया था। तब से जीव में मानव का वह रूप सतत विकास करता रहा है और अपने को एक जीवन शैली में ढालता हुआ संस्कृतियों का निर्माण करता हुआ आज यहाँ तक पहुँचा है। हमारी इसी मानव सभ्यता ने बहुत पहले से ही धरती पर से आकाश को देखना शुरू किया था। हमने सूर्य को ध्यान से देखा, तारे देखे और आकाश गंगाएं भी निहारने लगे। फिर हम इंसान ने ईश्वर का स्वरूप बनाया और चेतना बनी कि यह अनूठा संसार है और इसका निर्माता भी कोई होगा। जैसे जैसे बुद्धि ने विकास किया, उसने शक्ति के रूप में अनेक चीजों का गहरा अनुभव प्राप्त करना शुरू किया और उसे उन शक्तियों में पहली शक्ति स्वयं धरती ही लगी, फिर जल लगा, वायु लगी, आग लगी और फिर हमारे जीवन को जीवन देने वाला सूर्य भी एक महान शक्ति की तरह स्थापित हुआ। यहीं से इन सभी शक्तियों की आराधना शुरू हुई और विकसित दिमाग ने यह माना कि इन सब शक्तियों के बिना जीवन संभव नहीं है। जब मानव सभ्यता ने आकाश की ओर देखना शुरू किया तो उसकी जिज्ञासा तारों, पुंजगणिकाओं और आकाशगंगाओं को देखकर उसकी विशालता को और गहराई से जानने और उसे गहनता से समझने की हुई। विकास के पटल पर आदमी बुद्धिमान हुआ और उसने विवेचनाएं और गणनाएं शुरू की। जीवन में जीवन को जानने के लिए ज्ञान, विज्ञान, खोज का सिलसिला शुरू हुआ। उसने जब आकाश को ध्यान से देखा तो वह यह सोचने लगा, क्या वहां कोई और भी है? क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं दूर हमारी धरती की तरह कोई अन्य धरती भी है? क्या वहां पर जीवन का कोई और रूप विकसित हो चुका है या स्थापित है? ज्ञान विज्ञान की बहुत सी बातों को दिमाग में स्थान देने के बाद उसने जब चंद्रमा और पृथ्वी के साथ सौर मंडल को जाना, उसके 8 ग्रहों को जाना, उनका नाम दिया, तो उसी समय से उसको विचार आने लगा कि क्या कोई परग्रही जीवन भी संभव है। जैसे हम इस धरती पर मानव हैं, हमने अपनी सभ्यता बना ली है, क्या वैसा ही कहीं और दूर आकाश में किसी ग्रह पर होगा? विज्ञान में सतत खोज और शोध होते होते ब्रह्मांड के विषय में गहराई से जानना और पता लगाना खगोल विज्ञान के रूप में अस्तित्व में आया। हमारे भारतवर्ष में तो प्राचीन काल से यह एक अहम विषय रहा है और हमारे ऋषि मुनियों ने इन नक्षत्रों, ग्रहों का गहन अध्ययन ही नहीं किया बल्कि जीवन पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसे भी तार्किक ढंग से वर्णित किया। समय के बढ़ते इस आधुनिक काल में जब से मानव ने उपकरण बनाना सीखा, तब से उसे खगोल शास्त्र भी एक गंभीर वैज्ञानिक विषय लगने लगा और पश्चिमी सभ्यता ने इस पर अपना एक अलग गहन अध्ययन शुरू किया। वैसे तो यह ग्रीस सभ्यता से ही शुरू हो चुका था, लेकिन नए वैज्ञानिक आविष्कारों और शोध और नई दूरबीनों के निर्माण के बाद खगोलशास्त्र ने एक नया सूक्ष्म परीक्षण शुरू किया और ग्रहों व ब्रह्मांड की गहन जानकारी प्राप्त करने लगा। वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के आगे आकाशगंगाओं, मिल्की वे गैलेक्सी का अध्ययन किया।
उन्होंने पता लगाया कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत करीब 13.5 अरब वर्ष पहले एक बिंदु में बहुत ही बड़े धमाके के साथ शुरू हुई थी, जो बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। यह अंतरिक्ष, ग्रह, आकाशगंगाएं सभी उस धमाके के बाद धूल और गैस के गुब्बार से ही निर्मित हुए थे, और उसके पहले क्या था यह किसी को भी नहीं ज्ञात है। इतने विशाल ब्रह्मांड में जहां असंख्य तारे व ग्रह हैं, वहां पर जीवन की संभावना बिल्कुल हो सकती है। असंख्य तारों और ग्रहों से भरा आकाशगंगाओं का इलाका हमारी धरती की तरह एक नहीं बल्कि बहुत सारे ग्रहों को अवश्य संजोए हो सकता है। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन या उससे अधिक आकाशगंगाएं हो सकती हैं। माना जाता है कि अकेले हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में कम से कम 100 अरब तारे हैं। जैसे जैसे एक्सोप्लैनेट अनुसंधान अन्य सितारों के आसपास ग्रहों की व्यापकता को उजागर करना जारी रखता है, वैसे वैसे यह संभावना बढ़ती जा रही है कि ब्रह्मांड के अधिकांश सितारों के चारों ओर कम से कम एक ग्रह हो। और जैसा कि हमारे सौर मंडल की खोज ने हमें दिखाया है, चंद्रमा भी जीवन के लिए आतिथ्यशील हो सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। यदि इतने सारे संभावित ग्रह मौजूद हैं, तो यह संभावना मजबूत होती है कि किसी न किसी ग्रह पर जीवन, चाहे वह बैक्टीरिया के रूप में ही क्यों न हो, अवश्य पनपा होगा या आज वृहत रूप में होगा। जैसे हम लाख साल पहले थे वैसा होगा, या हम जो लाख साल बाद होंगे वैसा विकसित होगा। पानी या जल ये जीवन को बनाने का एक मूलभूत आधार माना जाता है। वैज्ञानिकों ने बृहस्पति और शनि के चंद्रमाओं पर उपसतहीय महासागर पाए हैं, जो संभावित जीवन के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। जहां पानी होगा वहां जीवन होगा, चाहे वह जिस भी रूप में हो। एक गणितीय सूत्र ड्रेक इक्वेशन द्वारा वैज्ञानिक इस संभावना का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारी आकाशगंगा में कितनी सभ्यताएं संपर्क योग्य हो सकती हैं। अमेरिका में एक परियोजना सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस रेडियो तरंगों के माध्यम से ब्रह्मांड से किसी भी बुद्धिमान संकेत को खोजने का प्रयास करती है। मार्स मिशन मंगल ग्रह पर जीवन के प्रमाण खोजने के लिए कई मिशन नासा के उच्चतम अंतरिक्ष शोध कार्य ने शुरू किए हैं, जैसे नासा का परसेवरेंस रोवर। इस समय मंगल ग्रह की मिट्टी और वातावरण में जैविक अणुओं की तलाश की जा रही है, और साथ ही सन 2032 तक मानव को मंगल ग्रह की यात्रा पर भेजने की एक बड़ी अहम परियोजना पर काम भी चल रहा है। एक बड़े मिशन के साथ नासा ने 20 अगस्त 1977 को वॉयेजर 2 और 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1 यानों को प्रक्षेपित किया था। इन यानों ने सौरमंडल के सभी विशाल ग्रहों, उनके चंद्रमाओं और उनके आसपास के वलय तंत्रों का अन्वेषण किया है, और वो अभी भी कर रहा है। 2025 में ये दोनों ब्रिलियंट वॉयेजर हेलियोस्फीयर से परे अंतरतारकीय अंतरिक्ष में स्थित हैं, और वॉयेजर 1 पृथ्वी से लगभग 15 अरब मील 25 अरब किलोमीटर दूर है, और वॉयेजर 2 13 अरब मील 21 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। जहां वे तारों के बीच पराबैंगनी स्रोतों और सूर्य के प्रभाव और अंतरतारकीय अंतरिक्ष के बीच की सीमा का अध्ययन कर रहे हैं। दोनों अंतरिक्ष यान इस क्षेत्र से डेटा भेजना जारी रखे हुए हैं, और उनसे अंतरिक्ष की फोटो भी प्राप्त हो रही है। वो ऐसे अंतरिक्ष का अन्वेषण कर रहे हैं जहां पहले कोई मानव निर्मित वस्तु नहीं गई है। इन यानों को इस तरह भेजा गया कि अगर यह किसी दूसरी सभ्यता या एलियंस समाज से जा मिले तो उन्हें इस पृथ्वी के और यहाँ के रहन सहन के बारे में पूरी जानकारी चित्रों और कोर्स के माध्यम से मिल सके। नासा ने कैस्सेनी यान अक्टूबर 1997 में शनि ग्रह की खोज के लिए भेजा था, जो 2004 से लेकर 2017 तक शनि और उसके चंद्रमाओं का अध्ययन करता रहा है, और सितंबर 2017 को वह शनि ग्रह के वातावरण में आकर क्रैश हो गया। कैस्सेनी ने बहुत ही अहम जानकारी प्रदान की और उसे खोज में एक माइलस्टोन समझा गया।
वैसे तो करीब 50 साल से भी ऊपर होने के आए हैं और विश्व के बहुत सारे विकसित और अविकसित देशों ने ब्रह्मांड को अपने तरीके से जानने और खोजने का शोध जारी रखा है, लेकिन उसमें नासा अमेरिका की भूमिका अद्वितीय है। मित्रों, देखा जाए तो आजकल अचानक हर कोई एलियंस के बारे में बात कर रहा है। सांस्कृतिक सीमाओं पर दशकों के बाद पृथ्वी से परे ब्रह्मांड में जीवन को पूछा जा रहा है। नासा अगला प्रस्तावित प्रमुख अंतरिक्ष दूरबीन हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटोरी HWO को बना रहा है, जो शायद 2040 तक काम करने लायक हो जाए। यह नासा द्वारा विकसित किया जा रहा एक भविष्य का बहुत ही शक्तिशाली दूरबीन है और यह अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों पर जीवन के संकेतों की खोज के लिए डिजाइन किया गया है। अब यह जानना अति आवश्यक है कि आकाश, तारामंडल व ब्रह्मांड को जानने के लिए क्या हम कभी मानवयुक्त यानों को भेज सकते हैं और इसके लिए हमारी सीमाएं क्या क्या हैं, और क्या यह संभव है कि किसी दूसरे ग्रह का मानव एलियंस हमारे इस ग्रह धरती पर आ सकता है, हमसे मिल सकता है। इसमें बहुत सारे प्रश्न भी हैं और वह विज्ञान के समक्ष रखने पर सिद्ध होंगे कि ऐसा हो सकता है या इसकी क्या संभावनाएं हैं। UFO मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या अज्ञात उड़ने वाली वस्तु। दशकों से हम यह पढ़ते और सुनते आए हैं कि दुनिया के अलग अलग जगहों पर लोगों ने आसमान पर या आसमान से जमीन पर उतरते हुए ये UFO या अज्ञात उड़ने वाली वस्तु को देखा है। उस पर चर्चाएं भी अक्सर होती रही हैं। यहाँ तक लोगों ने बताया कि जहाज में यात्रा के दौरान उन्होंने हवा में तैरती ऐसी वस्तु देखी हैं। एक दो बार ऐसा भी लिखा और बताया गया है कि अंतरिक्ष यात्रियों ने भी अपने मिशन के दौरान ऐसी वस्तु को देखा है, उसकी फोटो भी निकाली है। उन अज्ञात उड़ने वाली वस्तु या उड़न तस्तरी को देखे जाने और उन पर बने दस्तावेजों को कई देशों की सरकारों ने ठीक से सार्वजनिक किया हो, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन उनमें से किसी में भी एलियंस का धरती या उसके वायुमंडल या निकट अंतरिक्ष में आने की बात सिद्ध नहीं होती है। पर यह सब ये बातें अवश्य दर्शाती हैं कि हमारी वायुसीमा में कुछ अज्ञात घटनाएं घटित होती रही हैं। सन 2023 में अमेरिका के नासा ने भी एक रिपोर्ट जारी की जिसमें अज्ञात असामान्य घटनाएं पर एक स्वतंत्र अध्ययन समिति का गठन किया। यह समिति का उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन घटनाओं का मीमांसा करना है। अब बात यह आती है कि क्या एलियंस से संपर्क संभव है या एलियंस का यहां हमारी धरती पर आना संभव है। लेकिन यह बात बिल्कुल तय है कि अगर एलियंस हैं तो उनसे संपर्क स्थापित करना एक बहुत जटिल प्रक्रिया होगी। उनकी भाषा और संप्रेषण प्रणाली या कहें बातों की आदान प्रदान प्रणाली भी बिल्कुल अलग हो सकती है। उनका शरीर और शरीर की आवश्यकताएं एकदम अलग हो सकती हैं। और अगर वह हमारी धरती तक आ सकते हैं तो यह बात 100% सही होगी कि वह विकास में हमसे कहीं आगे होंगे, या यह कहें वह हमसे हजारों वर्ष भी आगे हो सकते हैं। लेकिन यह बिल्कुल संभव नहीं होगा कि वह हमसे पीछे हों या उस स्थिति में हों जहां हम 1000 साल पहले थे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितना विकास अब तक धरती के मानव ने किया है, उससे नासा के वैज्ञानिकों ने किसी तरह बड़ी मेहनत, सतत शोध और अटूट इंजीनियरिंग के प्रयास के बाद सन 1969 में चंद्रमा की सतह पर मानव को उतारा था। तो यहाँ सीधी सी बात समझने की यह है कि इतने दूर जगत से इतनी लंबी दूरी तय करके आने वाला एलियंस अवश्य ही हमसे कहीं अधिक विकसित होगा। साइंस में, टेक्नोलॉजी में नहीं तो वह यहाँ तक आ ही नहीं सकता। अब मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारी अपनी सीमाएं या लिमिटेशन क्या हैं कि हम यह जान पाए कि क्या कोई दूसरा मानव युक्त ग्रह है। क्या कभी हम एक एलियंस बनकर वहां खोज में जा सकते हैं? क्या मानव सहित हमारा यान उनकी धरती पर उतर सकता है? अगर वे एलियंस इस धरती पर आते हैं तो क्या समझकर आएंगे?
कोई जिज्ञासा लेकर आएंगे जैसे हम रखते हैं दूर ग्रह के लोगों को जानने की, या फिर वे हमें शत्रु समझकर हम पर आक्रमण के मूड में आएंगे। वैसे एलियंस का अस्तित्व अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है, लेकिन विज्ञान और कहें कि वैज्ञानिक गण लगातार खोज में लगा है। विशाल और अनंत तक फैले इस ब्रह्मांड में एलियंस का होना गलत नहीं हो सकता, और यही तर्क है जो हमें उसके खोज की ओर सतत इच्छुक बनाए रखता है। इधर कुछ 1.5-2 दशकों से तो यह लगभग हर एक व्यक्ति के जहन में एक सोच की तरह जगह बना चुका है और चर्चा का विषय भी बन चुका है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इस धरती के ज्ञानी विज्ञानी और खोजकर्ताओं की, या कहें हमारी अपनी सीमाएं कौन कौन सी हैं, और उन सीमाओं लिमिटेशन के बाहर क्या अंतरिक्ष यात्राएं और खोज की जा सकती हैं। तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी एक मानव युक्त यान को, रॉकेट को धरती के बस थोड़ा ऊपर अंतरिक्ष में ले जाने का काम कितने जटिल और परिश्रम भरे काल से गुजरता है और कितना धन खर्च होता है, और यह सब आप आसानी से समझ सकते हैं। ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है कि हम एयरपोर्ट से जहाज में बैठें और कुछ देर में ही अंतरिक्ष में पहुंच जाएं और वापस आ भी जाएं। अंतरिक्ष में जाना और उसके बाद अंतरिक्ष से लौटकर आना मतलब पृथ्वी के वायुमंडल को क्रॉस करके ऊपर जाना और लौटते समय वायुमंडल में दाखिल होना। यह काम वातावरण के एक बहुत बड़े घर्षण को झेलने वाला काम होता है। री एंट्री का यह घर्षण पिघलाकर भस्म कर देने वाला होता है। यह अत्यंत सावधानी के साथ एक जोखिम भरी प्रक्रिया होती है, और एक हल्की सी चूक पूरा यान सेकंडों में भस्म कर सकती है, और ऐसा हो भी चुका है। तो यह बात थी धरती से मात्र 100 से 120 किलोमीटर ऊपर जाने की। 1969 में अमेरिका ने अपना मानव युक्त अपोलो यान चंद्रमा पर भेजा था, और उस चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,84,400 किलोमीटर की है। इस यात्रा के लिए बहुत लंबी तैयारी करनी पड़ी थी। सालों पूरा एक वैज्ञानिक सिस्टम रात दिन काम करता है, तब जाकर एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजा जाता है। पिछले 2 दशकों से भी अधिक से मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी की जा रही है, और अभी यह निश्चय हो पाया है कि 2032 तक मंगल ग्रह के लिए मानव युक्त यान भेजा जाएगा, लेकिन वह भी एक तरफ की यात्रा होगी, वहां से लौटना संभव नहीं होगा, क्योंकि बहुत अधिक दूरी का होना, जाने में 1 साल तक का समय लगना और फिर वापस आने के लिए ईंधन की संभावना, लॉन्च पैड और अन्य तंत्रों का न होना। जो जाएगा वह वहीं रह जाएगा, और कितने दिनों तक जीवित रहेगा यह कोई भी कुछ नहीं कह सकता। हम ऑक्सीजन के बिना एक पल भी नहीं रह सकते, और स्पेस में अपनी धरती के ऑक्सीजन लेवल को क्रॉस करने का मतलब होता है कि आपको ऑक्सीजन की कृत्रिम व्यवस्था करना। दूसरा, यान से निकलने पर आपको एक निश्चित शूट में ही अपने शरीर को जकड़ कर रखना है, ताकि बाहरी वेव्स, किरणें आपको भस्म न कर दें। मित्रों, ये सब लिमिटेशंस है, हमारी सीमाएं हैं जहां पर हम बंधने लगते हैं, जहां से आगे बढ़ने में हम असमर्थ हो जाते हैं। तो यहाँ तक बात थी कि लाख इंतजाम और दशकों की तैयारी के बाद बाध्यता में रहकर मंगल ग्रह तक जाने की, जो हमारी धरती से 54.6 मिलियन किलोमीटर दूर है, और पहुंचने में लगभग 7 से 9 माह का समय लगेगा। एक छोटे से कमरे नुमा केबिन में 8-9 माह गुजारना बहुत से नियम कानूनों के तहत, और 5-6 साल लंबी ट्रेनिंग के बाद, और उसके बाद धरती पर वापसी नहीं। जो भी हो, जीना वहां, मरना वहां। अब आप समझ सकते हैं कि सोलर सिस्टम के और ग्रहों तक मानव यान द्वारा पहुंचना अभी फिलहाल 50 साल कैसे संभव हो पाएगा, जबकि प्रतिदिन टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हो रही है, हम नए हल खोज रहे हैं। तो मित्रों, अब बात करते हैं अपने मुख्य विषय एलियंस पर कि क्या हम उन तक पहुंच सकते हैं, या वे एलियंस हम तक, पृथ्वी तक आ सकते हैं। पहले मैं अपने ग्रह पृथ्वी को लेकर बात करता हूं।
हम मानव का धरती पर अस्तित्व कुछ लाख साल पुराना है, लेकिन हमें यहाँ तक आने में करोड़ों साल लगे हैं। हम इस धरती के वासी हैं और हमारा रहन सहन, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां इसी माहौल, वातावरण के साथ तालमेल बैठाने के लिए प्रकृति द्वारा बहुत लंबे समय के गठन के बाद बनी हैं। हमारा शरीर हाड़, मांस, खून और पानी से बना एक ऐसा नाजुक ढांचा है जो एक निश्चित तापमान में रह सकता है। वह एक निश्चित गैस, ऑक्सीजन, को अपने फेफड़े में घोलकर शरीर के अंगों और मस्तिष्क तक पहुंचाता है, और हम इस समायोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। एक हल्की से खरोंच हमारे शरीर को जख्मी कर देती है, हम पर वायरस, बैक्टीरिया के आक्रमण होते रहते हैं, हम बीमार पड़ते हैं और बीमारी हमें मार भी देती है। हमें निश्चित आहार की आवश्यकता होती है, हमारी आयु सीमित होती है। एक स्वस्थ शरीर लेकर हम मात्र 70 सालों तक कार्य योग्य बने रह सकते हैं, उसके बाद शरीर में काम करने की शिथिलता आ जाती है। बहुतों में यह कार्य करने की शिथिलता बहुत पहले ही आ जाती है। तो मित्रों, यह रहा हमारा दायरा, हमारी लिमिटेशन एक ब्रह्मांड में अपने अस्तित्व के नजरिए से। अब बात आती है यात्राओं और दूरियों की। इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी धरती का वजूद मात्र समुंदर के किनारे पड़े बालू के ढेर में एक बारीक कंड जैसा है। अंतरिक्ष में दूरियां बहुत हैं, न मापी जाने वाली विशालता है। कहीं पिघला देने वाली गर्मी है तो कहीं जमा देने वाली सर्दी, कहीं घुप अंधकार है तो कहीं आंख को अंधा बना देने वाला प्रकाश। दूरियों और गति की बात ही न करें। जब मंगल तक यान, वह भी 38,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा, को पहुंचने में 8 से 9 माह का समय लगेगा, तो दूसरे अन्य ग्रह में जाने का समय क्या होगा, यह आप कल्पना कर सकते हैं। इसके आगे तो ब्रह्मांड में दूरियां इतनी अधिक हैं कि जिन्हें प्रकाश वर्ष में गिना जाता है। मतलब एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, उतनी और आकलन के हिसाब से देखा जाए तो प्रकाश एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। हमारे सौरमंडल में तो पृथ्वी को छोड़ किसी भी ग्रह में हमारे जैसा या एलियंस कहे जाने वाला जीवन संभव नहीं है, और अगर होता तो बहुत पहले ही पता चल गया होता। तो हमारे सौरमंडल में हम ही एकमात्र ऐसी विकसित सभ्यता हैं, मानव जगत हैं। अब बात आती है इस सौरमंडल के आगे की और इससे सबसे निकट जो ग्रह माना जाता है, जहां हम जीवन या एक सभ्यता के विषय में सोच सकते हैं, वह है प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। प्रोक्सिमा सेंटोरी ए, बी और सी 3 ग्रहों का एक समूह है, लेकिन प्रोक्सिमा सेंटोरी बी ही जीवन लायक परखा गया है। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब अगर हमारा अंतरिक्ष यान प्रकाश की गति से लगातार चले तो वह करीब 4.25 साल में प्रोक्सिमा सेंटोरी बी तक पहुंच सकता है। अब आप क्या यह कर सकते हैं, क्या हम इतने सक्षम हैं कि उसकी चौथाई गति का भी यान बना सके जो लगभग 17 से 18 सालों बाद ही वहां तक पहुंच सके? मेरी जानकारी के अनुसार बिल्कुल नहीं। वैसे प्रकाश की गति से चौथाई गति के अंतरिक्ष यान की मेरी एक सबसे पॉजिटिव कल्पना मात्र है और कुछ नहीं, क्योंकि मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले यान फाल्कन हेवी की टेस्टिंग की दूसरे चरण की गति 40,234 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर आगे आने वाले 100 सालों में प्रगति करके हम ऐसा यान व रॉकेट बना ले जो इसकी 4 गुनी गति मतलब 1,65,000 किलोमीटर प्रति घंटा से चल सके, तब भी वह धरती के मानव को अपने पूरे एक जीवन काल में भी प्रोक्सिमा सेंटोरी बी तक नहीं पहुंचा पाएगा। अभी तक यह है हमारी लिमिटेशन, यह है हम धरती के मानव की क्षमता इस विशाल ब्रह्मांड के सामने। तो मित्रों, हमारा किसी एलियंस से भेंट कर पाना असंभव सा है। हमारी शारीरिक संरचना, हमारी आयु सीमा, हमारी बनाई गई कृत्रिम गति जो विशाल ब्रह्मांड में प्रकाश वर्ष की दूरियों को तय करने में सक्षम नहीं है।
हाँ, अगर हम अपने शोध और विज्ञान से मानव की आयु 400 साल कर लें और पूरे काल स्वस्थ रहें और काम कर सकें तो यह सोचा जा सकता है। या फिर हमारा मानव शरीर अपने को वेव या तरंगों में रूपांतरित कर ले और मानव शरीर स्थूल शरीर से सूक्ष्म तरंगों और सूक्ष्म से स्थूल शरीर में बदल सके, तब हम इस यात्रा को संपन्न करने की विजय प्राप्त कर सकते हैं। अमेरिका की स्पेस एक्स जैसी संस्थाएं तीव्र गति के न नष्ट होने वाले रॉकेट्स लगातार बना रही है, उनका परीक्षण भी भली भांति कर रही है। लेकिन बात वहीं पर जाकर अटकती है कि प्रकाश वर्ष जैसे दूरी को कैसे तय किया जाए। अब दूसरी बात आती है, क्या प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी या उस जैसे किसी ग्रह पर जीवन है, एलियंस का एक संसार है और वे लोग विकास में हमारी तरह हैं या हमसे काफी आगे हैं, तो क्या वो धरती की तरफ आ सकते हैं? इसका उत्तर है बिल्कुल, लेकिन तभी जबकि उन्होंने हमारी बाध्यता के आगे विकास करके अपने को इस लायक बना लिया हो कि वह प्रकाश वर्ष जैसी दूरी कुछ दशकों में तय करने लायक बन गए हों और उनका जीवन काल हमारे जीवन काल से 2-3 गुना हो, और उन्होंने ऐसा ईंधन बना लिया है जो हाई स्पीड में भी वर्षों चल सकता हो या वे रास्ते में उसे बनाने की क्षमता रखते हों। ऐसी प्रगति के बाद ही वह हमारे ग्रह पृथ्वी पर आ सकते हैं और कहीं जा सकते हैं, वह भी सैकड़ों वर्षों की लंबी दूरी तय करके। और अगर वे आते हैं तो वे हमसे कहीं अधिक सभ्य होंगे, बहुत ही उच्च और सूक्ष्म विज्ञान और ज्ञान वाले होंगे, और वह हमें बर्बाद करने नहीं, हमें अपना जैसा बनाने आएंगे। हम दशकों से सुनते आए हैं कि उस देश में किसी ने उड़न तस्तरी देखा, उस देश के किसी कृषक ने एक एलियंस देखा, या रात में आसमान पर कुछ पलों के लिए उड़न तस्तरियां दिखीं। मैं नहीं कहता कि लोग पूरा झूठ बोल रहे थे, लेकिन मैं यह जानता हूं विज्ञान जगत और किसी देश के पास इसके कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। अगर ऐसी उड़न तस्तरियां दूसरे ग्रह के यान देखे गए हैं और उनका अस्तित्व है, तो यह भी निश्चित है कि वह हमसे बहुत आगे हैं, उनकी आयु हमसे बहुत अधिक है और उनकी टेक्नोलॉजी इतनी आगे है जहां हम अभी 200 साल तक नहीं पहुंच सकते, या हमारी धरती जैसे माहौल में वह संभव नहीं है। तार्किक ढंग से सोचा जाए तो किसी एलियंस का प्रॉक्सिमा सेंटोरी जगत से पृथ्वी पर आना असंभव सा है। ऐसा तभी हो सकता है जब मेरी बताई गई सीमाओं को लांघ सकें और एक अजेय शरीर और एक्सेप्शनल टेक्नोलॉजी और विज्ञान के निर्माता हों। अलौकिक जीवन की संभावना ने हमेशा मनुष्यों को आकर्षित किया है। आज भले ही हमारी तकनीकी क्षमताओं ने हमें उन पारलौकिक संसारों का करीब से अध्ययन करने और उन्हें करीब से देखने की अनुमति दी है, फिर भी हमारे पास इस सवाल का ठोस जवाब नहीं है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। हमारा एलियंस में विश्वास फिल्मों और यूएफओ दावों पर आधारित होता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। अनंत तक फैले इस ब्रह्मांड में असंख्य सूर्य हैं, तारे हैं और उनके असंख्य ग्रह हैं, और बहुतों में जीवन सभ्यता का होना निश्चित है, लेकिन हम शायद उनसे और वह शायद हमसे कभी नहीं मिल सकते। यही सत्य है। धन्यवाद।